ये मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है और जैसा कि मैं हर साल नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में करता हूँ कि जो बच्चे नए एडमिशन लेते हैं 10th क्लास में हैं और गोइंग टू 11th, कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं तो पहले से ही कोचिंग कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाते हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई 10th क्लास हमने कर लिया है, अब हमको 11th क्लास और 12th क्लास में कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है। दैट में भी IIT प्रिपरेशन या नीट प्रिपरेशन, किसी की भी प्रिपरेशन करनी है, कंपटीशन के लिए हम जा रहे हैं। तो ये वीडियो एक्चुअली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे ऐसा सोच रहे हैं और उन बच्चों के लिए है जो ये करने जा रहे हैं। एक चीज़ आपने एज अ पेरेंट आप लोगों ने देखी होगी कि बच्चा बहुत जोश में रहता है। हर साल जब उसका नया सेशन शुरू होने वाला होता है तो उस बच्चे का जोश काफ़ी ऊपर होता है कि मैं अगली साल अच्छे से पढ़ाई करूँगा। उसके बाद कुछ दिनों तक वो सीरियस रहता है और बाद में उसकी कंटिन्यूटी ख़राब हो जाती है। उसी में मैं रेफरेंस देना चाहूँगा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अपने ऑनलाइन पे पढ़ाई करवा रहे हैं और उसमें हेडिंग डाल डाल के दिखा रहे हैं कि कैसे आप बिना कोचिंग के ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि बिना कोचिंग के प्रिपरेशन की जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ऑनलाइन में बहुत कंटेंट है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। बट ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो बच्चा क्या इतना मैच्योर है कि वो डिसाइड कर लेगा कि उसको किसको करना है और किस समय फॉलो करना है। दूसरा, कौन से कंटेंट को फॉलो करना है। मैंने कई बार देखा है कि कई टीचर्स अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन होता है। बट वो कभी IIT में या किसी भी नीट में उस तरह के क्वेश्चंस कभी आए नहीं होते। तो जो टीचर्स इस तरह की चीज़ें करके अपने आप को स्पेशल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली चीटिंग द स्टूडेंट्स। तो मेरी उनके लिए सजेशन है कि आप सिलेबस में रहें, टू द पॉइंट पढ़ें। और जहाँ तक रही केवल ऑनलाइन से कंपटीशन क्रैक करने का, तो देखिए 0.1% बच्चे, 0.5% बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, सीरियस होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, दे कैन डू। लाइक अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम जब आप जाएंगे तो आपको एक कोच की ज़रूरत होती है। बिना कोच के आप जिम जाते हैं, कहीं जाके एक वेट उठा लिया, कहीं जाके साइकिलिंग कर ली, कहीं जाके वो कर लिया और बड़ी मोटिवेशन के साथ बार बार आए। बट आपको क्या दिखाई पड़ा कि कोई फ़र्क आपके अंदर ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा। स्लाइटली वही है कि आप आते टाइम वेस्ट करते। उसी की जगह अगर एक पर्सनल ट्रेनर होता है तो वो आपको ध्यान रखता है, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको तैयार करवाता है, आपको सजेस्ट करता है और बहुत सारी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है। सेम चीज़ होती है टीचर के लिए कि टीचर में अगर एक सिस्टम बना हुआ है। मैंने कई जगह देखा है लोकल कोचिंग्स चलती हैं, दे आर बड़े बड़े नाम करके बच्चे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं। बट एक्चुअल क्या उनके आगे तस्वीर आती है कि वो सिलेबस अपनी मर्ज़ी से पढ़ाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो ज़्यादा दिन तक पढ़ाते हैं, जो उनको समझ में नहीं आता है या उनको लगता है कि इसको हम कैसे भी करके निकाल दें, उसको कम टाइम में करते हैं। अल्टीमेटली एग्ज़ाम होने वाला है और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, बच्चा वैसे ही नर्वस हो जाता है। उसकी जगह पे एक प्रॉपर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है वो पूरा प्लान करके रखता है कि कितने टाइम में इतना सिलेबस आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये कंपल्शन होता है वहाँ काम करने वालों का। इवन उस टाइम पे एक्सटर्नली वो उस चीज़ का टेस्ट लेते हैं जो उन्हें रेगुलेट करता है। जब तक आप एजुकेशन में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक नहीं होता है। उस टाइम के अंदर अगर आपका सिलेबस ख़त्म होता है तो ये होता है कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। देन आप असली पढ़ाई उसके बाद शुरू होती है कि आप खूब सारे उसी माहौल में
पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और उससे यूज टू हो रहे हैं। आप यूज टू हो रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, कई बच्चे शिकायत करते हैं सर मेरे को सब आता था लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो मैं सब भूल गया। ये रीज़न है कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है रिवीजन का। जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कर पाओ। प्लानिंग के लिए एक कोच मस्ट होता है। ऑनलाइन की क्लास का आपको मैं बता दूं 1% 2% दे आर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स जो हर चीज़ को फॉलो करते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स में हमको फॉलो कराना पड़ता है। तो इस तरह से बातें करके कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास अगर आप 11th क्लास में जा रहे हैं तो आपके पास 2 साल है। आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे तो 2 साल बाद आपको अल्टीमेटली ऐसा लगेगा मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। जो कई लोगों के साथ, इवन जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा फील हुआ है। तो इस तरह का रिस्क ना लें। ऐसी जगह पे प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग कुछ घोल के पिलाती है, नहीं। कोई कोचिंग में सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, सारे बच्चे टॉप रैंक नहीं आते हैं। सेम टीचर से पढ़ने के बाद भी रैंक ऊपर नीचे आती है। मेजर डिफरेंस किस चीज़ का होता है? मेजर डिफरेंस ये होता है कि आपके बच्चे ने सेल्फ स्टडी को कितना आगे बढ़ाया। अब बच्चे ने सेल्फ स्टडी को अगर रेगुलेट रखा, मतलब अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही है। सेल्फ स्टडी में जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, जो आगे पढ़ाया जाएगा उसको भी एक बार देख लेना है, प्लस जो पढ़ाया गया है उस पर किए हुए क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका डेली का रूटीन है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आज जो पढ़ाया गया है कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो उसका रिजल्ट आप देखते आ रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर 1 रात 2 रात 10 दिन 15 दिन लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करके आप सक्सेस ले सकते हैं। कंपटीशन में सक्सेस का मेन रीज़न होता है आपकी कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आप अचानक से एक दिन पढ़ के सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पहली मेरी एडवाइस है बच्चों को, कोई कोचिंग ज्वाइन करने से या किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ने से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस तो मिल सकती है, बट आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो क्लियर कट मान लीजिए। जो लोग दावा करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अरे सेम टीचर उसी क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे की अंडर 100 रैंक आई और एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। अब बताइए, अगर आपके पढ़ाने से उसकी 100 आ रही है या आपके पढ़ाने से के बाद भी उसकी वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेफिनेटली बच्चा है। ऐसा सबको पता है कि कोई टीचर ऐसा नहीं हो सकता। वर्ल्ड के टॉप के टीचर्स आप लेके आ जाइए, बच्चे से कहिए कि वो 24 घंटे उसको पढ़ाएं, उसके बाद भी रिजल्ट आने की गारंटी नहीं हो सकती जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि वो अभी स्टार्टिंग में जोश में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, कोर्स बढ़ता जाता है, फिर वो थोड़े थोड़े से परेशान होना शुरू करते हैं। तो अगर आप इस स्टेज पे हैं, जब आप 11th क्लास में हैं, तब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कंपल्शन है कि डेली 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, टू द पॉइंट स्टडी करनी है। क्या पढ़ना है, आपका क्या सिलेबस है, उस डायरेक्शन में ही सोचना है। अगर आप ये कर लिए कि वो वहाँ पे पढ़ता है तो उसका वो क्वेश्चन लेके मैं टीचर से पूछ लूँगा, देखें हमारे टीचर को आता है, ये सब छोटी चीज़ें करना बंद कर दीजिए। बिकॉज टीचर नहीं जा रहा है एग्ज़ाम देने। आपको जितना चाहिए आपके टीचर के पास है, आप उस टीचर से ले लें और जो उन्होंने पढ़ाया है 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में, उसकी 4 से 5 घंटे तो मिनिमम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उस पर 100% कॉन्फिडेंस रखें और प्लस टीचर को टूल की तरह से यूज़ करना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप डिपेंड हो गए कि यही टीचर हमारी नैया पार करा देगा, तो ऐसे बच्चों का नैया कभी पार नहीं होती है। जो बच्चे सेल्फ मेहनत करते हैं, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको डेली का डेली मेहनत करना है। और मेरे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि कभी कभी पेरेंट्स इस मोड में आ जाते हैं कि आज इसकी शादी है, आज उसका फंक्शन है, उसका बर्थडे है, एक दिन में क्या हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ 1 घंटे में हो जाता है। जो सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं, अगर उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, उसने एक क्लास अगर मिस कर दी है
तो अगले क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा गया, कई बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू हैं, उनको लगता है कि ठीक है मुझे नहीं आया, बट जो एब्सेंट था उसके मन में आता है मैं एब्सेंट था शायद इसलिए गलत हो गया। इसलिए साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए 100% अटेंडेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी 1-2% रह गई है, वो अटेंडेंस वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे उसको टीच किया जा रहा है। दूसरा, सिलेबस को फॉलो करना है, मतलब आपका सिलेबस जो जा रहा है उतना ही पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। आपका टीचर आपको गाइड करेगा इतना पढ़ना है, ये नहीं है कि आप उसके एडवांस और ऊपर लेवल में फंसे रहें। और तीसरा है, अगर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उन 3 सब्जेक्ट में आपको एक बैलेंस बना के रखना होगा। और वो बैलेंस कैसा होगा कि मेरे को तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा सपोज आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, उसमें याद करना होता है। कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहे मैथ्स पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, आपको इक्वल वेटेज देना होगा। और अगर आईआईटी की प्रिपरेशन है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की, बिकॉज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आते हैं वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं, बट मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने किया हुआ है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको कर पाएँ, बिकॉज अगर आईआईटी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, उसको उस पर सॉल्व करना आना चाहिए। तो केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग, वेरी स्कोरिंग। देन फिजिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स प्लस थ्योरी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फिजिक्स को आपको कंसेप्चुअली फील करना पड़ेगा, मतलब कंसेप्चुअली आपको उसको ग्रैस्प करना पड़ेगा। आपको फिजिक्स जब तक आप फील नहीं करोगे, आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको दिक्कत होती है कि सर वो फिजिक्स हमारी नहीं बन रही है। रीज़न क्या है कि वो अंदर से डरे हुए, जबकि फ़िज़िक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी फ़िज़िक्स अच्छी होती है, मेडिकल में सक्सेस की पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। बिकॉज फ़िज़िक्स के लिए जैसे कहा जाता है कि मैंने कहीं सुना भी है कि फ़िज़िक्स जो है वो मेडिकल के बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए होती है, क्योंकि अगर फिज़िक्स में ही नॉर्मली वो उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से डर जाते हैं, इंटीग्रेशन से। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड पोर्शन ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ होता है, बहुत लिमिटेड पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स यूज़ होती है, बट बार बार यूज़ होती है, तो हर बार आता है। आप उसी चीज़ से शुरुआती तौर पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज से आप बचते हैं। आपको लिमिट लेना या आपका इस तरह की चीज़ें आप नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, और बाद में वही आपके लिए बड़ी चीज़ बन जाती है। इसमें बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको फ़िज़िक्स जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे पता है कि फ़िज़िक्स फील करने वाले कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनके लिए फ़िज़िक्स बहुत आसान है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं सेम क्लास में मैं फ़ील करता हूँ इनके लिए फ़िज़िक्स इम्पॉसिबल है। बिकॉज वो क्या करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये ऐसा होता है तो इसमें ये फार्मूला लगता है तो इससे ये आंसर, उससे आंसर नहीं आता, उससे आप फिज़िक्स नहीं सीख सकते हो। आप जब तक कंसेप्चुअल लेवल पे वर्क नहीं करते हो, यू कैन नॉट लर्न द फिज़िक्स। चलिए, अब मैथमेटिक्स की बात कर ली है। मैथमेटिक्स में भी आपका प्रैक्टिस प्लस आपके जो भी चीज़ें हैं वो चाहिए होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती है आपकी रेगुलरिटी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा उसमें ये होता है कि आजकल के बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं। सर आपने जो पढ़ाया उसके नोट्स दे दीजिए हमको, मैं उससे पढ़ लूँगा। जब तक बेटा नोट्स आप अपने हाथ से नहीं बनाओगे, आपके अंदर वो फील नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप नोट्स बनाते हो तो आपके नोट्स की पिक्चर आपके दिमाग में फीड हो जाती है, वो आपकी राइटिंग में होता है। ऐसे तो किताबें बहुत सारी हैं, उसमें शॉर्ट में सब कुछ लिखा रहता है, बट वो चीज़ें नहीं आती है। जो चीज़ आपने पढ़ी है, समझी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वही आगे आपके काम आने वाले हैं। तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना, वाइल स्टडिंग शॉर्ट नोट्स बनाना, और डेली आपको वो नोट्स को कैरी करना। कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि जो स्टार्टिंग में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है वो कमज़ोर, अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहले फेज़ में पढ़े थे, पहले 2-3 चैप्टर पढ़े थे, कई काफ़ी दिन हो गए, उनको देखा नहीं उन्होंने, उनको वो सारी चीज़ें भूल गई। तो प्रैक्टिकल चीज़ ये होती है कि जो आज आप पढ़ रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसका 80% एक हफ्ते बाद आप भूल जाओगे। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और डेली हैबिट नहीं डाली है उन शॉर्ट नोट्स को, ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स के लिए, अपने साथ कैरी करने का और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने का, बिकॉज थ्योरी भी आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगी इस केस में।
तो नोट्स बनाने की हैबिट डालिए और शॉर्ट नोट्स की एक अलग वो बनाइए जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसको आप डेली का डेली रिवाइज कर सकें। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो पूरा सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा। फिर रही बात शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद अगर आप देख रहे हैं बुक्स की रीडिंग, बच्चे क्या करते हैं, सर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, ये अच्छा ये फार्मूला है, ये ऐसे किया है, इसमें ऐसे न्यूमेरिकल हो रहा है ना। जब तक आप अपनी टेक्स्ट बुक को रीड नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो फील नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एनसीईआरटी की बुक से, कहने की मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ये नेचुरल है, मेरे को शो ऑफ नहीं करना है, मेरे को किसी को अपने आप को प्रूफ नहीं करना है कि मैं ऐसा हूँ वो ऐसा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करने की आदत डालोगे तो केमिस्ट्री में स्पेशली बहुत हेल्प मिलेगी, फिजिक्स में हेल्प मिलेगी, मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं फिर भी आपको रीड करना चाहिए। बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही लिटरेट लोगों ने लिखी है और उनका लिखने का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है, उससे आप बोर्ड में भी कॉन्फिडेंस आता है आपको और थ्योरेटिकली आप चीज़ों को समझते हो। और कई ऐसी चीज़ अगर गलती से भी मिस कर गई है थ्योरेटिकली तो वो आप एनसीईआरटी बुक्स प्लस इसके साथ एक आध रेफरेंस बुक, लाइक फिजिक्स में मैं रेफर करता हूँ कि एच.सी. वर्मा ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एच.सी. वर्मा किसी भी टाइम की किसी भी समय की सबसे अच्छी किताब है। उसके साथ साथ किसी को देख के अपने तरीके को चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अगर कुछ डिवोट नहीं करते हैं, कुछ आप छोड़ेंगे नहीं, मतलब क्या चीज़ नहीं छोड़ेंगे, आपने अगर मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना नहीं छोड़ा, आपने अगर टीवी या किसी भी इस तरह के गेम या किसी भी ऐसी एक्टिविटी या बहुत बहुत देर तक लोगों से बात करना कि पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं अपने फ्रेंड से स्टडी डिस्कस कर रहा था, आपने 2 मिनट स्टडी डिस्कस करी पेरेंट्स के सामने, बाकी आप गॉसिपिंग, बेटा आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास केवल एक प्रोजेक्ट की तरह से, मिशन की तरह से इन्वॉल्व होना है। देखिए लोग कितना भी कह लें, हिंदुस्तान में ऐसी आज़ादी नहीं है कि आप अपने मन की चीज़ में बहुत अच्छा अचीव कर सकें। सपोज आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो कभी सक्सेसफुल क्रिकेटर्स को देखिए, डेली 6-6 घंटे धूप में खड़े होकर खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। फुटबॉलर है, कोई भी गलती से नहीं बनता, दे आर वेरी एक्सेप्शनल। पूरे इंडिया में कितने क्रिकेटर हैं ऐसे जो सक्सेसफुल हैं, उनका भी सक्सेस रेट कम होता है, बट एजुकेशन के थ्रू आप किसी भी फील्ड में आगे की तरफ जा सकते हो। तो इसमें अगर आप मेहनत करते हो तो मुझे लगता है कि सबसे कम एफर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वही सक्सेस आप किसी और चीज़ में, सानिया मिर्जा ने टेनिस खेलने में कभी बहुत एफर्ट चाहिए होते हैं, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में चाहिए होते हैं, बहुत डेडिकेशन है, बहुत सेक्रीफाइस है। आप कौन सी उनकी ज़िंदगी देखकर इम्प्रेस होते हो? जो उन्होंने अभी जी रहे हैं, उनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया था लाइफ में, तब जाके उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया था और वो टाइम था। अभी का टाइम ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन स्टाइल में कोई काम करेगा और उसको बहुत सक्सेस मिल जाएगी, बट वो टाइम था। हर स्टेज आती है, अभी जो आपकी स्टेज आ गई है वो बहुत फास्ट आ गई है, बहुत कॉम्पिटिटिव आ गई है। अगर आप एक्सक्यूज़ेस मत ढूंढिए, किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं है। आज मुझे बुखार हो गया था, आज मुझे ये हो गया था, आज मुझे वो हो गया था, इन सब चीज़ों को केवल एक्सक्यूज़ बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है लाइफ में। एक्सक्यूज़ेस छोड़िए, आप किसको दिखा रहे हैं भाई? आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए कर रहे हैं। अपनी लाइफ को इजी बनाना है तो उस लेवल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। रात में आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रात में 2 बजे आपने देखा पापा जी खर्राटे मार रहे हैं, कहीं यार इनकी ज़िंदगी तो मस्त है यार, ये तो यार खर्राटे मार रहे हैं, हम साला पढ़े पढ़े हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो यहाँ खर्राटे मारने की स्टेज पे आप भी आओगे अगर कुछ अचीव कर लोगे। उन्होंने अपने टाइम पे मेहनत करी है। हाँ, उनका मेहनत का टाइप अलग हो सकता है, जैसे कुछ लोग एग्जांपल देते हैं, हम तुम्हारे ज़माने में दिया बत्ती में पढ़ा करते थे, तो भैया वो क्या करें भैया, थी नहीं लाइट, तो दिया बत्ती में आप पढ़ते थे, हमारे टाइम में लाइट है। लेकिन हमारे चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं, किसी बच्चे के चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है
उतने ही चैलेंजेस आपके लिए बढ़ रहे हैं, उतना ही आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उससे ज़्यादा लेवल पे काम करना पड़ेगा विदाउट स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस लेके किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं किया जाता है, लेकिन टेंशन ज़रूर लेना चाहिए। जब तक आप किसी काम का टेंशन नहीं लोगे, उस काम को अच्छे से नहीं करोगे, आपकी अप्रोच बड़ी फॉर्मल सी होगी। तो अगर आपको आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है और कंटिन्यू रहना है, फैशन में मैंने कई बच्चों को देखा है, आए बड़े जोश में, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, कुछ दिन तक कोर्स भी चला, कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्ट भी करते रहे, और उसके बाद धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, जब सेल्फ स्टडी करनी बंद करी, उसके बाद उनको शर्म आने लगी कि अगर मैंने ये टीचर से क्वेश्चन पूछा तो टीचर कहेंगे मुझे इतना भी नहीं आता। उस जहाँ वो शर्म आई, उसके बाद आपका ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे निकलता है, और 11th के बाद आप पेरेंट्स को कम तैयार कर लेते हो कि भाई मैं अभी पहले बोर्ड कर लूँ फिर करूँगा। ये आपका फेलियर है, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रहे, आपने कंटिन्यू नहीं किया। आप एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन क्रैक करना आसान नहीं होता है। यहाँ पे प्यून के लिए भी लाखों लोग, पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं अपने कंपटीशन में। प्यून आपने सुना होगा, पेपर में सुना होगा। तो जो इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का है, वो आपका सबसे इजी प्लेटफॉर्म है सक्सेस पाने की। अगर आपने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ी है तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ऐसे मैं सुनता रहता हूँ कि आप एक स्टोन उठाओ तो किसी इंजीनियर पे गिरेगा, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग बोलते हैं। असली इंजीनियर कभी फेल नहीं होते हुए देखा है। असली इंजीनियर आपका कहीं ना कहीं दिमाग चलाता है और सक्सेस पाता है, जो करने वाला है। नहीं करने वाले तो हर फील्ड में होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल मैं अगर ये हिंदुस्तान में बात करूं, अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उस डेवलपमेंट में अगर आप बात करेंगे तो इंजीनियर्स का एक कंट्रीब्यूशन है। मेडिकल फील्ड, अभी मेडिकल फील्ड में क्या वो रोल है, अभी मेडिकल फील्ड में क्या रोल है कि आप मेडिकल फील्ड में इतनी सारी पॉसिबिलिटी, अभी कोरोना आया, कोरोना के बाद क्या हुआ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लगा, ये कमी है वो कमी है। तो आने वाला टाइम इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए बहुत ब्राइट है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनेंगे। इन सब चीज़ों का एक बैकअप तैयार किया जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो मेडिकल की फील्ड भी आपकी काफ़ी ब्राइट है, इस फील्ड में भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक अच्छा डॉक्टर अगर बन जाता है तो वो कई लोगों का अपने फैमिली में ही काफ़ी रिस्पेक्टेबल हो जाता है। तो ये सारी फील्ड्स हैं, लेकिन इसको अचीव करना आसान नहीं। इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन, अपना शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल। सबसे बड़ा इशू आता है टाइम टेबल क्या होता है, कैसे टाइम टेबल बनाएं इसका। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि वो जो आप टाइम टेबल बनाते हैं वो कभी टाइम के हिसाब से नहीं। आज आपने पढ़ना शुरू किया है तो आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, आज जब तक ये चैप्टर नहीं ख़त्म करूँगा सोऊंगा नहीं। उसको थोड़ा बड़ा चैलेंज लीजिए। ये नहीं कि 4 पेज ले लिए, मैं सोऊंगा नहीं, 4 पेज पढ़ने के बाद मेरे सोने का टाइम हो गया, नहीं। आप अपने आप को जवाब देने लायक हो। आप टाइम टेबल बनाइए, टफ़ चैलेंजेस लीजिए, डेली सेल्फ स्टडी के टफ़ चैलेंजेस लीजिए। उसको जब आप अचीव करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आपका खुद का लेवल काफ़ी रेस कर गया। और वो रेस करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज डिसिप्लिन ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि घर में टीवी तेज़ आवाज़ में चल रहा है और आप बच्चे से कह रहे हो पढ़ो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको सेक्रीफाइस किया तो उसका कमरा अलग कर दीजिए और उसको सारा इमोशनल सपोर्ट दीजिए। आप सब कुछ करते हुए एक दिन में क्या होगा, अगर आप ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं एज अ पेरेंट, तो बच्चे का बड़ा मुश्किल है कि वो इतना सीरियस हो, बिकॉज बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो एक्चुअली जो कंपटीशन की प्रिपरेशन होती है ये केवल बच्चों की नहीं होती है, ये पेरेंट्स की भी होती है। पेरेंट्स को भी उतना ही सेक्रीफाइस करना होता है। अरे मैंने इतनी अच्छी कोचिंग में डाल दिया, मैं भी क्यों करूं। मैं आपको बताऊं, आप याद करिए, जब आपका बच्चा नर्सरी में था, केजी में था, फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, तब भी आप इतना टेंशन लेते थे। आप उसको तब भी गाइड करते थे, आप उसके लिए तब भी अपना टाइम निकालते थे। सेम चीज़ कंपटीशन में भी है। आपका इमोशनल सपोर्ट उसके लिए मिरेकल कर सकता है। अगर आपने इमोशनली उसको अप रखा, बेटा आप पढ़ रहे हो, मुझे सेटिस्फैक्शन है, रिजल्ट की चिंता मत करो, ऐसा कहने वाले पेरेंट्स के बच्चों का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा।
अब अच्छा रिजल्ट की डेफिनेशन क्या है ये डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। सपोज़ किसी की आईआईटी में 10,000 रैंक आ गई, किसी की 5,000 रैंक आ गई। अब जिसकी 5,000 रैंक आ गई, टीचर उसको जज करता है कि यार इसका जो पोटेंशियल था शुरू में वो था कि ये क्वालिफाई भी नहीं कर सकता था, आज इसकी 5,000 है, इसने बहुत मेहनत करी। एक बच्चा बहुत एक्स्ट्रा गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, उसकी हमने दिमाग में रखी कि यार इसकी अंडर 10 रैंक आ सकती है, और उसकी अगर 400 रैंक आएगी तो मुझे अफसोस होगा यार इसकी रैंक इतनी आ सकती थी, बट उसका शायद वो दिन खराब गया, उसकी रैंक अच्छी नहीं है। तो ये रिलेटिव टर्म है। अगर आप ये कहोगे कि अच्छा क्या होता है, तो अच्छा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फिजिक्स में कहा गया है नथिंग इज़ एट रेस्ट एंड नथिंग इज़ एट मोशन, ये सब रिलेटिव टर्म्स होते हैं। तो हर चीज़ रिलेटिव है। अगर लाइफ में प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें कैसी दिखाई पड़ेंगी, रिलेटिव होंगे, जिनका आपस में रिलेशन एक दूसरे के उसमें देखा जाता है। तो इसको मत देखिए। बट बच्चा अगर हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्मार्टली मेहनत कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, बैठ गए क्वेश्चन करने, आज अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन पे रात बिता दी पूरी। ये इनिशियल लेवल पे तो ठीक है, बट जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता है तो आपको क्वेश्चंस छोड़ने भी आने चाहिए कि भाई इसको बाद में कूल माइंड से करूँगा, इसके आगे के क्वेश्चंस देख लेता हूँ। कभी भी आगे क्वेश्चन करते करते आप पलट के आते हो तो आपका पीछे का क्वेश्चन हो जाता है, आप कुछ मिस कर रहे थे। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जो आप शीट्स लगा रहे हो, असाइनमेंट शीट लगा रहे हो, उसमें आप टाइम डिसाइड करो, 3 मिनट डिसाइड करो इसके लिए, सिंगल करेक्ट के लिए इनिशियल लेवल पे, और 5 मिनट मल्टी करेक्ट के लिए आप डिसाइड करो, और उतने टाइम के अंदर देखो आपका रेट क्या होता है। उस टाइम के साथ अगर आपने प्रैक्टिस करना सीखा तभी आपका एग्ज़ाम में आउटपुट आएगा। आप प्रैक्टिस के टाइम पे तो सो के, खा के, लेट के, पढ़ के आप कर रहे हो, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो आप कह रहे हो कि यार मुझसे हुआ नहीं, ले घर में आया तो मुझसे सब बन गया। बहुत कॉमन शिकायत है, मैं घर में आया तो मुझसे सब बन गया। आपका एग्ज़ामिनेशन टेम्परामेंट नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने प्रैक्टिस कंफर्ट जोन में करी है, और एग्ज़ामिनेशन हॉल की आपको प्रैक्टिस नहीं है। ये सारी चीज़ें एक कोच, एक गाइड, आपको एक टीचर अच्छे से गाइड करता है और आपको उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसे जो ये मम्मा वो मारते रहते हैं, फ़लसफ़े मारते रहते हैं कि बिना कोचिंग के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी मेंटर के आप केवल ऑनलाइन देख के करेंगे, आप ऑनलाइन में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, और वो टीचर आपसे बात करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। आपका जो टीचर आपके सामने है, जिससे आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, वो जो आपको सपोर्ट देता है, वो इन सब ऑनलाइन के। हाँ, क्योंकि किसी चीज़ पे आपको डाउट हो रहा है, आप ऑनलाइन में 50 चीज़ें हैं, गूगल है, आप हेल्प ले सकते हैं। जो आप लेते उसमें कोई गलत नहीं है, बट अगर कोई कहता है नहीं सब कुछ यही चलेगा, तो इस टाइम की बात अलग है। इस टाइम आपको खैर गाइड करने के लिए टीचर्स हैं, अच्छी जगह पे आपने लिया हुआ है, बट आगे के टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आज का जो ये सेशन है ये केवल इसलिए है कि आगे आने वाले टाइम में हम कैसे पढ़ें, कैसे प्रोसीड करें। कैसे पढ़ें मतलब रेगुलर स्टडीज़ विद डिसिप्लिन, नो कंप्रोमाइज़ विद एनीथिंग। किसी की शादी होती है, होने दीजिए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तभी आपकी शादी अच्छे तरीके से हो। डेफिनेटली ये ज़रूरी है, ठीक है। दूसरे की शादी अटेंड करते रहोगे, अपनी शादी के लिए हो सकता है लड़का लड़की ना हो, तो भैया ये तो किसी काम का नहीं, नकारा है, तो उस समय बोलने में कोई नहीं है। कल को आप किसी की शादी में नहीं गए तो बुरा मान जाएगा कि भाई ये नहीं आया, चलो बुरा मान गया। लेकिन जैसे ही आप एक अच्छी जगह पहुंच गए तो वो बोलेगा अरे देखो कितना डेडिकेशन था, शादी तक में नहीं आया, तभी इसने अचीव किया है, और तुम हो एक हर जगह घूमते रहते हो, तुम नहीं अचीव कर पाते। तो मैं ये छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालती हैं दिमाग में। तो मेरा था कि मैं आपसे बात करूं, और मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे है। मैं आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही आपसे बात करता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे और आपको ऐसा लगे कि कुछ कायदे की बात की गई है तो आप अपने लोगों को रेफ़र भी कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।